हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज जो है हमारी एसएसटी पेडागोजी की क्लास है, क्योंकि आपको पता है कि कल हमने 40 नंबर का कंटेंट किया था। आज मैं पूरा आपको 20 नंबर का पेडागोजी कराऊंगी, क्योंकि 40 + 20 तभी तो जाकर आपके 60 नंबर आएंगे। हर दिन आपको पेडागोजी एंड एसएसटी का कंटेंट दोनों करना है, ठीक है। तो प्योरली आज हम बस पेडागोजी करेंगे, क्योंकि ये 20 नंबर की पेडागोजी बस देख सुनने में तो लगता है कि कर लेंगे, बट क्वेश्चंस इतने घुमा के आते हैं ना। तो अगर आपने पूरे सीटेट के क्वेश्चंस, जितने भी पेपर अभी सीटेट ने कराए हैं, हर एक पेपर का पेडागोजी 20-20 नंबर वाला कर लिया, तो इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये 20 नंबर आपका हर हाल में आएगा। बाकी आप कंटेंट में 40 में से 30-35 लेकर आओ, फिर भी आपके 50 से 55 नंबर एसएसटी में जैसे ही आएंगे ना, तो आपका सीटेट पास हो जाएगा। क्योंकि आप सोचो ना, 55 नंबर तो आप केवल एसएसटी से लेकर आ रहे हो। आप सोचिए, इसके बाद से अगर आप 55 नंबर और भी लेकर आ गए या 60 नंबर भी लेकर आ गए, तो आप तो 110 से ऊपर चले गए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आंसर बताना, स्कोर बताइएगा। और फिर से रिक्वेस्ट है, बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप लोग प्लीज लाइक्स कीजिए। अभी तक 1000, मतलब हम लोगों ने एसएसटी कितनी क्लासेस कर ली, बट अभी तक 1000 लाइक्स नहीं हुए हैं कंप्लीट। तो अगर कोई आपको लगता है कि अच्छी चीजें नहीं बता रही हूँ, तो वो भी आप बता सकते हो। बस सपोर्ट आपका मिलता है ना, तो सच में मन करता है कि और भी अच्छी अच्छी क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आऊं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी ये रिस्पॉन्स की है, तो नीचे वाले आंसर पे आपको कभी भी नहीं जाना है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 है? 141। यहां से आप काउंट कीजिएगा, हम 20 क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इसमें लिखा है कि भूगोल में मानचित्र कला तकनीकी केंद्रित है। आपको पता है ना कि ज्योग्राफी में हम जो मैप वगैरह देखते हैं, ये तकनीकी, मतलब सेंट्रलाइज्ड है, तकनीकी केंद्रित है। देखिए उसमें कार्टोग्राफिक टेक्निक्स इन ज्योग्राफी फोकस ऑन, किस पे फोकस रहता है? तो चलिए देखते हैं। पहला लिखा है कि विषयक जो थीमेटिक होता है, थीमेटिक आधारित संप्रतियों की बेहतर समझ पैदा करने पर, या फिर रोचक अधिगम शिक्षण प्रक्रिया विकसित व प्रोत्साहित करने पर, थीमेटिक आधारित जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको बेहतर प्रदर्शन करने पर, या फिर जो संप्रत्यय हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है उसका बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण करने पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आसान सा क्वेश्चन है कि इसका जो भूगोल में मानचित्र कला है, वो फोकस उसका किस पे होता है कि जो थीमेटिक आधारित जो भी कॉन्सेप्ट है ना, उसको आप बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दें। आप सोचो ना, मैप से हम बच्चों को कितने अच्छे से कोई भी चीज समझा सकते हैं, हम इसीलिए तो मैप का यूज करते हैं ना। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। साथ में आपको भी अपना आंसर बताना है। देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और लिखा है कि मिडिल स्तर पर सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका चाहती हैं, मिडिल स्तर पर 6 to 8 पर कोई एसएसटी की टीचर है, वो क्या चाहती है कि उसके जो विद्यार्थी हैं वो भारत में सार्वजनिक जो पब्लिक होता है, स्वास्थ्य व्यवस्था की, जो पब्लिक हेल्थ जो डिपार्टमेंट होता है, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, उसकी दशा को समझ पाएं, ठीक है। इसके लिए निम्न में से कौन सी गतिविधियां सबसे उपयुक्त होंगी? तो आप अपने आप को टीचर मान लीजिए, और आप सोचो कि आप बच्चों को क्या कराना चाहते हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था बच्चों को समझाना चाहते हो, तो क्या करोगे? लिखा है कि उनके क्षेत्र में सरकारी व प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में आंकड़े एकत्रित करना, उनकी तुलना करना, स्वास्थ्य सेवाएं सरकार का प्राथमिक दायित्व पर चर्चा करना, लोगों का इंटरव्यू करो और उनको सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के अपने अनुभव को बांटने को कहो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 142। तो ये तो तीनों बातें एकदम सही लिखें, कहीं भी कुछ भी नेगेटिव नहीं है, तो ABC। क्योंकि आप सोचो ना, हमको सरकारी और प्राइवेट दोनों के डाटा को कलेक्ट करना होगा, उनकी तुलना करना होगा, और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें सरकारी और प्राइवेट में अच्छी हैं, क्या बुरी हैं। उसके बाद से स्वास्थ्य सेवाएं, आपको पता ही है कि सरकार का ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, हेल्थ डिपार्टमेंट। तो इस पर चर्चा करें, डिस्कशन करें, आप लोगों से पूछिए कि क्या उनको सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के अनुभवों को बांटने को कहो, कि क्या क्या उनको फायदे हो रहे हैं, क्या क्या नुकसान देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तीनों राइट हो जाएंगे। चलो 143। देखिए, अच्छा, इसमें आपको ना इस बार एसएसटी में बहुत ही लेंदी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डरना बिल्कुल नहीं है, बट आसान बहुत होगा। ए तथा आर पर विचार करो और सही विकल्प का चयन करो। 143, आपको बताना है कि दोनों बातें सही लिखी हैं, क्या ये एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं या नहीं। पहला लिखा है कि कुछ सामाजिक विज्ञानी अपने सिद्धांतों में भौतिक व प्राकृतिक विज्ञान का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। तो जो कुछ सामाजिक जो विज्ञानी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने सिद्धांत में भौतिक, फिजिकल
प्राकृतिक विज्ञान जो नेचुरल है उसका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। बात तो एकदम सही लिखा है। प्रायः माना जाता है कि मात्र प्राकृतिक और भौतिक तत्वों का ही वैज्ञानिक परीक्षण संभव है। जी हाँ, जो प्राकृतिक और भौतिक तत्व है उसी का तो परीक्षण हो पाएगा ना। तो ए और आर दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं 144। निम्न स्रोतों में से किसको प्राचीन भारतीय इतिहास के शिक्षण के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। मतलब यहां पर ध्यान देना, किसकी बात कर रहा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के हमको शिक्षण के साथ हम नहीं जोड़ सकते हैं। इन दोनों बातों को ध्यान रखो। तो क्या होगा, केव पेंटिंग, गुफा चित्रकारी, मिनिएचर पेंटिंग जिसको हम लघु आकारी बोलते हैं, अभिलेख जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, या फिर पोर्ट्रेट पेंटिंग आपने देखा ही होगा। तो हम किसको प्राचीन भारतीय इतिहास के शिक्षण के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर पता ही होगा, हम केव पेंटिंग को जोड़ ही सकते हैं क्योंकि हमारे प्राचीन भारतीय से रिलेटेड है। मिनिएचर को भी जोड़ सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस को भी। ये पोर्ट्रेट पेंटिंग को हम नहीं जोड़ सकते हैं। ये वाला ये गलत हो जाएगा। तो नहीं वाला पूछा है तो जो नहीं है वही हमारा सही होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। 145। और आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस का ट्रेंड चला है कि 4-5 ऊपर दे दो ऑप्शंस, फिर नीचे दे दो और बच्चों को कंफ्यूज करो। तो आपको इसको कैसे करना है, ऑफलाइन में एलिमिनेट करना है, तुरंत काट दो उसके सामने ऐसे करके, ठीक है। इससे आपको क्लियरली दिख जाएगा आंसर। फिलहाल अभी हमको करना है इसका आंसर। तो लाइक शेयर करते जाइए, आप सभी का सपोर्ट बस चाहिए। देखिए 145, इसमें आपको बताना है कि हमारा जो आसपास क्षेत्र की एक, हमारे आसपास क्षेत्र की एक नदी पर, इमेजिन करिए एक नदी पर सामाजिक विज्ञान की एक परियोजना मतलब प्रोजेक्ट को संपन्न करते हुए निम्न में से क्या विद्यार्थियों द्वारा संग्रहित किया जा सकता है। अब मान लो ये नदी है, यहां पर बच्चे जो हैं, हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो बच्चा यहां से क्या क्या चीजें सीखेगा, संग्रहित करेगा, वही आपको बताना है। बस बहुत सिंपल है। तो नदी पर लिखी पुस्तकें, कविताएं और गाने, किसानों से साक्षात्कार, पाठ्य पुस्तक से संक्षेपण, नदी से संदर्भित एक चलचित्र देखना। तो सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। इंग्लिश वाला भी एक बार दिखा देती हूं, ये देखिए। तो सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसका राइट आंसर। देखिए मैं आपको कुछ चीजें समझा रही हूँ, आप बताइए कि हमारा आसपास के क्षेत्र पे एक नदी है और मान लो कि आप एक एसएसटी के टीचर हो, आपको एक परियोजना कंप्लीट कराना है। तो इसमें से क्या क्या बच्चे जो हैं संग्रहित करेंगे। तो नदी के ऊपर जो भी लिखी पुस्तकें होंगे संग्रहित कराना है। संग्रहित का मतलब पहले देख लो क्या चीज होता है। यहां पर देखो, प्रोजेक्ट ऑन अ रिवर विद इन नेबरहुड, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी गैदर्ड बाय स्टूडेंट्स, बच्चे क्या चीज गैदर करेंगे वाइल डूइंग अ सोशल साइंस प्रोजेक्ट ऑन अ रिवर। जब वो रिवर पे सोशल साइंस प्रोजेक्ट को करेंगे तो वहां पे क्या क्या चीजें वो गैदर्ड करेंगे, संग्रहित करेंगे। तो सबसे पहले बुक्स रिटन ऑन रिवर, जो नदियों के ऊपर जो भी बुक्स लिखी होंगी, पोएम्स एंड सॉन्ग्स, ठीक है, वो भी हम करेंगे। इंटरव्यू विद फार्मर्स, तभी तो ज्यादा हमें चीजें पता चलेगी ना, हम जो किसान हैं वहां पे उनके साथ जब हम साक्षात्कार करेंगे। ये 3 बातें सही लिखी हैं। टेक्स्ट बुक का आप समराइज कर दो या फिर एक फिल्म दिखा दो, उससे बात नहीं बनेगी। तो DE को छोड़ के तीनों सही हैं, A, B एंड C। इसको करने का आसान तरीका है कि आप बच्चों के बारे में सबसे बेस्ट सोचिए, नदी पर कोई लिखी पुस्तकें दिखाओ, पढ़ाओ, कविताएं और गाने, और किसानों के साथ साक्षात्कार। A, B एंड C इज राइट। चलिए 146, इसमें देखिए निम्न में से कौन सी गतिविधियां वन एवं घास के मैदान की समझ को आंकने के लिए विद्यार्थियों को दी जा सकती है। किसके बारे में बात कर रहा है, वन एवं घास के मैदान के बारे में। इसके बच्चों की क्या समझ है, आपको इसको आंकना है तो आप क्या चीजें इसमें से दोगे, बस यही पूछ रहा है। चित्रों के साथ सूचनात्मक लेख बनाना, ऐसे क्षेत्रों का मानचित्र, ऐसे जो क्षेत्र हैं उनका मैप पर पता लगाना, दोनों बातें सही लिखी हैं। कॉपी में कुछ बस बिंदुओं को लिखवाने से काम नहीं बनता है, ठीक है ना। तो C को छोड़ के A एंड B इज राइट। ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन है तो हमारा पहला सही हो जाएगा। चलिए 147, देखिए निम्न में से कौन से जो प्रश्न है वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक का मतलब होता है कॉग्निटिव, मतलब हमारा ब्रेन, उससे संज्ञानात्मक प्रक्रिया का जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, इसके पहलू का आकलन करता है। इस
चारों में से आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे बेस्ट वाला ही आंसर हमारा सही होगा। पहला लिखा है कि विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है। जो अलग अलग देश है उसके साथ हमको व्यापार करना ही होगा, तो न्याय इसके लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। बात एकदम सही लिखा है। हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है। कैसे, आप इसको समझाइए। तो आप अपने भाषा में समझाएंगे, ये भी बात सही लिखा है। बच्चे बताएंगे, फिर आप उसका आकलन कर सकते हैं उनके संज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ का। बात एकदम सही लिखी है। बंदोबस्त क्या है, ये कैसा क्वेश्चन है कि बंदोबस्त क्या है। इसे यहाँ पे बच्चे का कोई संज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ के बारे में आप कुछ नहीं जान पाएंगे, सी को काट दो। प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव थे, जी हाँ। ऐसे क्वेश्चन आप पूछिए कि जैसे कि इतने पोल्यूशंस हो रहे हैं, इतनी लोग अपनी अपनी खुद की गाड़ियां जैसे कि 4 व्हीलर वगैरह ले जा रहे हैं, इसका क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है, दुष्प्रभाव क्या क्या हानियां देखने को मिल सकती हैं। तो बच्चे ना इसमें मतलब हर बच्चा अलग अलग आंसर देगा, तो आप समझ सकते हो। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। तो देखिए सी को छोड़ देना है, बाकी हमारा ये ए बी एंड डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 148, इसमें देखिए, इसमें लिखा है कि किन किन तरीकों से मतलब स्थायी एवं नियमित नौकरी, जो हमारी परमानेंट और जो हमारी नियमित नौकरी होती है वो अनियमित नौकरी से कैसे भिन्न है, इर्रेगुलर नौकरी से कैसे भिन्न है, चर्चा कीजिए। यह प्रश्न विद्यार्थियों की क्या करने की योग्यता को संबोधित करने का प्रयास करेगा। बहुत सिंपल है। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताओ सीटेट और टेट में क्या डिफरेंस है, तो आप उसकी कुछ समानताएं बताओगे कि सीटेट टेट क्लियर है तो हम एक सरकारी टीचर बन जाएंगे, है कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सीटेट और टेट में क्या डिफरेंस है तो बता दोगे। फिर आप मैं बोलूंगी कि कुछ चीजें समान भी होंगी, कुछ इसमें अंतर भी होगा, तो आप बताएंगे जी हाँ, अगर मैं सीटेट पास करता हूं या करती हूं तो मैं किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकता हूं या कर सकती हूं, बट अगर मैंने केवल टेट को पास किया है, यूपी टेट, तो केवल उत्तर प्रदेश में बन सकते हैं। तो ये अंतर हो गए। और समानता क्या है कि आप सरकारी शिक्षक बन जाएंगे, ठीक है, मतलब आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो समझ गए होंगे कि समानता और एवं अंतर ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमको यहाँ पर भिन्नता बतानी है कुछ। दोनों के बारे में अगर आप देखोगे तो भिन्नताएं समानताएं ही तो बताओगे। निष्कर्ष, अनुमान लगाना, केस अध्ययन से व्याख्या, तर्क करना, ये नहीं होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। समझ आ रहा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ना समझ में आए तो वो भी बताइए, ठीक है। बट कुछ तो कीजिए ना, आप लाइक करते हो ना डिसलाइक करते हो। देखिए ये क्वेश्चन है, खुली किताब। जानते हैं लॉकडाउन के समय में ओपन बुक एग्जाम कितना ज्यादा हुआ था जहां पर आप घर बैठे बुक्स में से देख के लिखते थे। तो खुली किताब परीक्षा द्वारा अधिगमकर्ता के निम्न में से किस कौशल का मूल्यांकन करेंगे। कभी आपने सोचा है कि ये जो खुली किताब ओपन बुक जो टेस्ट होते थे, हम ये इसमें कौन सा कौशल निखार रहे हैं बच्चों का। बहुत लोग तो इसको मजे मजे में ले लेते थे कि अरे नकल करने को मिल जाएगा, बट इसका कुछ पर्पज है, आप भी जानते हैं इसका कुछ पर्पज है। क्या है इसका पर्पज, आप मुझे बताओ। क्या ये पाठ्योत्तर क्रियाकलाप है, मतलब एक्टिविटी है, किसी मुद्दे पर विश्लेषण और मनन चिंतन करने की क्षमता है। रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहां पे तो आप किताब से देख के लिख सकते हो। ना ही ये कोई ग्रुप वाली शिक्षा प्राप्ति है, इंडिविजुअल होता है, ये दोनों खत्म हो गए। पाठ्योत्तर क्रियाकलाप भी है नहीं, एक्टिविटी होती नहीं है, तो ये क्या है, कोई भी मुद्दे पर विश्लेषण मनन चिंतन करने की ये क्षमता है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। इंग्लिश भी आप देख सकते होगे। ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या इवेल्युएट करता है कि आपके अंदर एनालाइज करने की, क्योंकि यार देखो आपके पास 1 घंटे हैं और आपके सामने किताब भी खुली है। अब उसमें आप उस किताब में से क्या क्या चीजें ऐसी छाट कर लिख दोगे, इसके लिए आपके पास पहले से मनन चिंतन तो आपको करना ही होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। ये आसान था। चलो ये क्वेश्चन देखो 150, और मैं पूरे 20 क्वेश्चन कराऊंगी। निम्न में से किन मूल्यांकनों में छात्र भागीदारी करते हैं। ऐसा कौन सा इसमें से हम इवैल्यूएशन करते हैं जिसमें बच्चे भी भाग लेते हैं। तो देखते हैं, ये पीयर वाला है, समूह है, प्रमाणीकरण है, स्वयं है। एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करने से हमको एकदम 100% आंसर सही मिलता है। सबसे पहले देखो पीयर वाला तो हम करते ही हैं, जिसमें बच्चे भी भाग, पीयर आप जानते हैं ना, ग्रुप जिसमें एक ही क्लास के 4-5 बच्चे, तो ले लेते हैं। समूह भी करते ही हैं, समूह में शिक्षण करना बहुत अच्छी चीज है। सेल्फ असेसमेंट भी आप करते हो, खुद का मूल्यांकन करना, तो ए बी एंड सी होगा। सी नहीं डी है, ये देखिए सेल्फ असेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। प्रमाणीकरण नहीं होता है। प्रमाणीकरण जो है इसमें कैसे आप छात्र भागीदारी करेंगे, तो सी को छोड़ के ए बी एंड डी। प्रमाणीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो देख लीजिए, सर्टिफिकेशन। असेसमेंट में हम सर्टिफिकेशन नहीं करते हैं ना, और सर्टिफिकेशन में बच्चा थोड़ी ना पार्टिसिपेट करता है,
वो तो आप टीचर का काम है। हम पीयर में, ग्रुप में और सेल्फ असेसमेंट में ही तो बच्चों की भागीदारी कर सकते हैं ना। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 क्वेश्चन। सेल के बारे में दिए गए कथन पर विचार करो। पृथ्वी, सेल क्या होता है पहले वही देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रॉक्स। रॉक्स के बारे में बताना है, क्वेश्चन बहुत आता है इससे। पहला लिखा है कि पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। आग्नेय शेल मैग्मा से बनती है। दक्कन पठार ग्रेफाइट से बना है। ये मैंने यूपी टेट में भी कराया था और कुछ दिन पहले भी मैंने ये कराया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा केवल और केवल हमारा इसमें सही होगा ए एंड सी। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट कि सेल के बारे में क्या, जो रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम रॉक कहते हैं। एंड दक्कन पठार हमारा ग्रेनाइट से बना है। आग्नेय सेल आपका मैग्मा से नहीं बना है। कमेंट करके बताओ किससे बना है। ये क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूं अभी कुछ दिन पहले ही, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। तो तीसरा सही हो जाएगा। सबसे पहले, कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर वो क्या करता है? दैट मेकअप्स ऑफ अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक एंड डेकॉन प्लेट्यू इज मेड ऑफ ग्रेनाइट। तो ए एंड सी इज राइट। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए लिखा है कि आतपन प्रभावित होता है किससे? बादलों द्वारा, अक्षांश द्वारा, जलवाष्प व धूलकणों द्वारा। बताइए इसका राइट आंसर। तो ये तो आसान है, केवल और केवल अक्षांश के द्वारा, और किसी के द्वारा नहीं, केवल अक्षांश के द्वारा आतपन प्रभावित होता है। तो हमारा बी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, जिसे हम बोलते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिट्यूड। इसको याद कर लो। ठीक है, चलो अब ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 143। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि निम्न कथनों पर व्यापारिक पवनों के संदर्भ में विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव करें। तो व्यापारिक पवनों के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, ये सिर्फ सर्दियों में चलती हैं। व्यापारिक पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। ये ध्रुवीय क्षेत्रों में बहती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि केवल ये, हमको व्यापारिक पवन के बारे में बताना है ना, तो जो व्यापारिक पवन होते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। इंग्लिश का भी देख लेते हैं। जो ट्रेड विंड होती हैं, द ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो तीसरा सही हो जाता है। चलिए नीचे वाले आंसर पे मत जाना, ये रिस्पॉन्स की है तो ये गलत होते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन, ये हमारा कौन सा है देख लेते हैं। 144। देखिए इसमें ए तथा आर दिया गया है, आपको पढ़ना है और इसमें कारण भी पूछ रहा है कि क्या ये सही है या नहीं। ठीक है, तो पहला तो लिखा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। बात सही है। और जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। जी हाँ, ये भी बात सही है। बट यहां पर इसको गंगा के बारे में कुछ लिखना चाहिए था ना, तो ये जनसंख्या के बारे में लिख दिया। दोनों स्टेटमेंट सही है बट ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि ये तो बात एकदम फैक्ट सही लिखा हुआ है बट रीजन कुछ और होना चाहिए था। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा अगला 145। खुद से भी आंसर जरूर लिखा करें, आपको याद हो जाएगा चीजें। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि ए, बी और सी पर विचार करो और सही बताओ। सही चीज बतानी है आपको। तो पहला लिखा है कि खनिज आग्नेय सैलों, अवसादी सैलों और कायांतरित सैलों में पाया जाता है। एकदम गलत। मैंने आपको बताया है पहले ही मिनरल्स के बारे में। सही चीज क्या लिखा है तो वो देखिए, धात्विक खनिज जो होती है ना वो आग्नेय सैलों में पाए जाते हैं। याद रखो, आग्नेय सैल में क्या पाया जाता है? धात्विक खनिज। लेकिन जो कायांतरित एवं अवसादी, और ये क्या होता है, कायांतरित और अवसादी सैलों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो केवल और केवल धात्विक खनिज जो है वो आग्नेय सैल में पाया जाता है, कायांतरित और अवसादी में नहीं। बात एकदम सही लिखा है। खनिज ईंधन अवसादी स्तर में पाए जाते हैं, तो ये भी बात सही लिखा है। तो बी एंड सी इज राइट, ऑप्शन नंबर 3। इंग्लिश का भी आप देख सकते हो यहाँ पर, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 145 का हमारा बी एंड सी हमारा इसमें सही है। जो मिनरल फ्यूल्स होते हैं वो हमारा सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में पाए जाते हैं। ठीक है, और मेटालिक मिनरल्स कहाँ पर? इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री में नहीं।
चलो फिर से एजर्शन एंड रीजन का तो बहुत क्वेश्चन पूछता है सीटेड। 2 कथन दिया गया है और दोनों कथनों को देखो और बताओ क्या चीज सही लिखी है, क्या चीज नहीं लिखी है सही, और कारण और कथन सही मिल रहे हैं या नहीं। पहला लिखा है कि भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं, बात एकदम सही है। ज्वारीय ऊर्जा का विदोहन समुद्र के चौड़े मुहाने में बांध के निर्माण से किया जा सकता है, ये बात गलत लिखा है। केवल हमारा पहला कथन सही है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। अब ये है हमारा अगला क्वेश्चन 147। देखिए, इस्पात के उत्पादन में कच्चे मालों को जरूरत पड़ने वाली मात्रा के हिसाब से घटते क्रम में आपको रखना है। ठीक है, किस क्रम में रखना है? घटते क्रम। इंग्लिश में देख लो घटते को क्या बोलते हैं, तो आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, असेंडिंग में नहीं, याद रखना। ठीक है ना, तो चलो इसको लगाओ आप घटते क्रम में। तो सबसे पहले क्या होगा, एक चीज बता रही हूं मजे की बात, कि ये आपका घटते क्रम में ही लिखा है। लॉ अयस्क, हमको इस्पात के उत्पादन में कच्चे माल का बात करना है ना, कच्चे मालों की जरूरत पड़ने वाली जो मात्रा है उसके हिसाब से घटते क्रम में रखना है। तो लॉ अयस्क, फिर कोयला होगा, फिर चूना पत्थर होगा, बात तीनों सही लिखा है। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, A, B एंड C, कुछ चेंज ही नहीं करना था। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने का विपरीत है, मतलब स्टीरियोटाइप के अपोजिट में क्या चीजें हैं वो आपको बताना है। तो पहला लिखा है कि समाज में व्यक्तिगता की पहचान करना, लोगों को एक खांचे में जड़ना, एक किस्म के लोगों के लिए पूर्वाग्रह रखना, समाज में एक रूपता की सराहना। देखिए क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। एक होता है हमारा स्टीरियोटाइप जो बहुत रूढ़िवादी सोच होती है, बट स्टीरियोटाइप के अपोजिट क्या होता है, जो एकदम खुले दिमाग के होते हैं। तो अच्छी चीज बतानी है, पॉजिटिव चीज। तो पहला ही होगा ना कि आप समाज में हम सब क्या है, इंडिविजुअल है, हमारी खुद की एक अलग पहचान है, ये बात एकदम सही है। बट अगर कोई बोले ना कि सभी को एक ही में जोड़ दो, कि सभी जो है यूपीएससी क्लियर करें, सभी टीचर बन जाए, तो ये एक रूढ़िवादी सोच होती है, इसके विपरीत नहीं है। एक किस्म मतलब हैविंग, आपने देखा होगा कि एक किस्म के लोगों के लिए एक ही आप पूर्वाग्रह रखते हो, ये भी बात सही नहीं है। समाज में आपने क्या किया, होमोजेनिटी बना दी, बल्कि होमोजेनिटी नहीं होनी चाहिए। होमोजेनिटी में क्या करते हैं आप कि बस एक अच्छे अच्छे लोगों को एक साथ रख देते हो, हमेशा हमको हेट्रो रखना चाहिए, विषम विषम तरह के लोगों को रखना चाहिए। तो अच्छी बात इसमें कहाँ लिखी है जो कि रूढ़िवादी सोच के विपरीत होगा, तो वो होगा हमारा पहला, समाज में व्यक्तिगता की पहचान करो ना, हर इंसान अलग है, सबके काम भी अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या लिखा है कि व्हाट वुड बी मिसिंग इन अ सोसाइटी विद यूनिफॉर्मिटी। एक रूपी समाज में हम किस चीज की कमी मिलेगी, जहां पर डाइवर्सिटी की तो कमी मिलेगी ना, सभी लोग एक जैसे ही होंगे, तो डाइवर्सिटी की कमी होगी। समानता, समरूपता, समांगता की नहीं, डाइवर्सिटी की कमी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही हो जाता है। 150 क्वेश्चन देखते हैं, हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट। विकास खंड स्तर की पंचायत को क्या कहते हैं? पंचायत एट ब्लॉक लेवल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, ये आप बताइए। तो जो विकास खंड स्तर की जो पंचायत होती है, हम उसको जनपद, जिला पंचायत या फिर ग्राम पंचायत, तो क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है। बाकी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी पेडागोजी में बहुत सारी चीजें करनी है। ये आज की क्लास थी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर दिन आपकी क्लासेस मैं ले सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।